So finally we are here with a complete roadmap for your physics, chemistry and biology. This is the most real strategy जहां पे आपको पीसीबी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को कैसे आने वाले कुछ महीनों में कवर करना है, अलॉन्ग विद थियरी कहां से पढ़नी है, प्रैक्टिसिंग कहां से करनी है और कितने आवर्स प्रैक्टिसिंग आपको करने हैं, इन डिटेल आपको पता चलेगा विद इन 15 मिनट। तो डॉक्टर बनने का सपना सपना नहीं रहने वाला, बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी गिव अप कर चुके होंगे। उन बच्चों के लिए मेरी ये 2 लाइनें कि सपने जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। आपको फिजिक्स से भागना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फिजिक्स हमसे नहीं होगा, चलो केमिस्ट्री और बायो से कर लेंगे, सोच के देखो फिजिक्स के जो 180 मार्क्स है उसको किए बिना आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है, दिस शुड बी योर फाइनल स्ट्रेटेजी वीडियो ऑन यूट्यूब। इसके बाद आप गायब हो जाना। सो ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी की। बायो के अंदर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। देखो, आप लोग इसको बहुत लाइटली ले लेते हो, आपको लगता है कि बायो तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, इसमें कितना ही पढ़ना होगा और क्या ही पढ़ना होगा, सब तो आ ही जाता है। बट ऐसा नहीं है, आपने इस सब्जेक्ट को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया हुआ है। दिस इज द मेजर पोर्शन ऑफ योर नीट एग्जाम, है ना। आपके नीट एग्जाम का सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन रहता है। 50% ऑफ द पेपर जिस सब्जेक्ट से आ रहा है उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं किसी भी कॉस्ट पे। सो आइए मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी यहाँ बताने वाली हूँ फॉर द 5 मंथ्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं आज से, अभी से, पूरी स्ट्रैटेजी को या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपने कहीं पे भी नोटबुक में नोट करके इस तरह का प्लानर अगर आप अपने लिए रेडी कर लेते हैं, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। और एकदम प्रैक्टिकल, इससे ज्यादा प्रैक्टिकल प्लान आपको बायो के लिए नहीं मिल सकता है। तो पहले बात करते हैं शुरू के 3 महीने की, जहां पे आप केवल और केवल फोकस करने वाले हैं अपने कंप्लीट कंटेंट के ऊपर। अभी हो सकता है ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हो, बहुत सारा थ्योरी का पार्ट हो जो आपका शायद कवर ही नहीं हुआ है, और कुछ बच्चे तो ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने अभी तक कंप्लीट चैप्टर, पूरा चैप्टर ही पढ़ा ही नहीं होगा, देखा ही नहीं होगा एनसीईआरटी खोल के, है ना। आप होंगे उनमें से कई सारे बच्चे, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा भी केस है तो भी ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम आने वाली है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको 3 महीने के अंदर डिटेल थियरी पार्ट को कवर करना होगा, है ना। आपको यहाँ पे पूरा डिटेल थियरी पढ़ना होगा, एंड उसके साथ साथ नॉट जस्ट द थियरी, आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी, है ना। सो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, एनसीईआरटी को रीड करे जा रहे हैं, नहीं। जैसे ही आपने कोई भी टॉपिक को पढ़ा है, किसी लेक्चर से पढ़ा है, उसके बाद एनसीईआरटी से रिवाइज किया है, उसके तुरंत बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो समझ लेना स्टूडेंट्स कि आपका वो टॉपिक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बायो में आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी समझ लो, लेकिन रिटेंशन इज द मेन थिंग इन बायोलॉजी। इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स होती है, इतने सारे साइंटिस्ट के नाम है, इतने सारे एग्जाम्पल्स है, नहीं याद होंगे। कब तक याद नहीं होंगे? जब तक कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको आंसर्स याद होने लग जाएंगे। और ये बेटा, ये बहुत बड़ा, यहाँ पे मैं आपको ना एक टिप दे रही हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं उनको कैसे पेपर वो इतनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। भाई, उन्होंने हर क्वेश्चन को पहले से ही इतना प्रैक्टिस कर लिया होता है ना कि उनके लिए क्वेश्चन पेपर में जैसे वो क्वेश्चन देखते हैं उनको वो हमेशा देखा हुआ लगता है, सॉल्व किया हुआ लगता है। रीजन यही है, दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस की गई है। नेक्स्ट आते हैं अब आपके 2 महीने के प्लान की बात करते हैं। तो जो लास्ट का 2 मंथ्स रहता है बेटा, ये वो 2 महीना होता है जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट पीवाईक्यू, कंप्लीट मॉक टेस्ट, केवल और केवल इसी पे ध्यान देना होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस लगाना, पीवाईक्यूज करना और मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपको जो है पूरी आपकी गेम को बदल देते हैं। तो उसके ऊपर अभी हम आएंगे। पहले बात करते हैं शुरू के 3 महीने के प्लान की। देखो, पूरा डिटेल प्लान मैम आपके साथ में लेके आई है। तो इस प्लान में आप देख सकते हैं आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपको ना जो आपका चैप्टर वाइज होगा, चैप्टर वाइज आप कैसे जाएंगे, वेटेज देखेंगे। तो सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर्स को आप पहले कवर करेंगे। एंड आपको शुरुआत करनी चाहिए हमेशा फिजियोलॉजी चैप्टर से। तो ह्यूमन फिजियो से स्टार्ट करो। ह्यूमन फिजियो itself is a very big unit जिसके अंदर 5 चैप्टर्स आपके आते हैं। सबसे लंबी यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, सबसे हाई वेटेज यूनिट है। हर साल यहां से सवाल आपको दिखते हैं। तो आपको सबसे पहले ये 5 चैप्टर्स उठाने हैं। अब देखो, इन चैप्टर्स के अंदर अगर आप एक दिन में एक चैप्टर के लिए 3 दिन भी दे रहे हैं, तब भी आपके लगभग 15 दिन के अंदर आप इस पूरी यूनिट को खत्म कर सकते हैं along with the question practice, right?
नेक्स्ट आते हैं प्लांट फिजियो के ऊपर। तो फिजियो में ह्यूमन फिजियो के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आती है प्लांट फिजियो की। हाई वेटेज है, सबसे ज्यादा सवाल आते हैं एंड 3 चैप्टर्स आपके इस यूनिट में भी आपको मिलेंगे और इनको आप खत्म कर सकते हैं 9 दिन के अंदर। सिमिलरली नेक्स्ट आ जाते हैं जेनेटिक्स, अगेन अ वेरी हाई वेटेज यूनिट जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं और इसको आप लगभग अपने 10 दिन के अंदर पूरी यूनिट को खत्म कर सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट बायोटेक सेल, तो मैंने आपका सारा जो है नंबर ऑफ डेज मेंशन कर दिया है, ठीक है। 5 दिन के अंदर आप इजीली बायोटेक खत्म कर सकते हैं और सेल को भी आप 9 डेज के अंदर कवर कर सकते हैं। बच गया अब आपका लिविंग वर्ल्ड इकोलॉजी। देखो लिविंग वर्ल्ड मैंने आपको स्टार्टिंग से इतना पढ़ा दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये वाली यूनिट में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसको अगर आप पूरा स्टार्टिंग से भी रिवाइज करने बैठेंगे, सब कुछ पढ़ने भी बैठेंगे, अब मेमोराइज करने का समय आ गया ना, सब कुछ आ गया होगा लेकिन आपके दिमाग में कुछ याद नहीं होगा क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स है इस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, इतने सारी टर्म्स है। तो 12 दिन बहुत होते हैं, इन 12 दिन के अंदर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारा चैप्टर रिवाइज करो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ डालो, सारे एग्जांपल्स को लर्न कर डालो एंड निमोनिक्स लगाने निमोनिक्स लगाओ। मैंने आपको कितनी सारी तो मैंने आपको ट्रिक्स दे रखी है चीजें लर्न करने के लिए। सब जो है ना, आप अपनी जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है वो सारी दिखा दो। इन डेज के अंदर आप पूरे चैप्टर्स को बिल्कुल A to Z निपटा दो ताकि लास्ट का अब जो 2 महीना रहने वाला है, आप वहां पे वो जो अंदर से जो फियर होता है ना कि चैप्टर में मुझे कुछ पता नहीं है, वो फियर एकदम खत्म हो जाए। आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओ आफ्टर 3 मंथ्स कि आपको मतलब आप ऐसे हो जाओ कि क्वेश्चन आए एंड यू आर रेडी टू आंसर इट। तो वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपको इस 3 महीने के अंदर आप बिल्ड करने की जरूरत है और वो तभी होगा जब आप लग के पढ़ाई करेंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर देती हूँ फॉर द बुक्स, जो बच्चे बहुत ज्यादा पूछते हैं। सो थियरी की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी आपको यहाँ पे केवल और केवल एनसीईआरटी पे फोकस करना है फॉर योर थियरी। और हाँ, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके आते हैं, जो पिछले साल भी कुछ क्वेश्चंस बायो में देखो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं आता है, आपका 95% पेपर केवल और केवल एनसीईआरटी से ही आएगा। तो ये जो 5% है ये मेरे क्लास नोट्स में कवर हो जाता है, तो इसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। क्लास नोट्स आप लीजिए एंड वहां से आप अपने थियरी पार्ट को कवर कीजिए। बाकी और कोई थियरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ट्रूमैन्स नहीं चाहिए, कोई मॉडर्न्स नहीं चाहिए हमें वो किताबें। केवल एनसीईआरटी को A to Z आपको पढ़ना है एंड हमेशा याद रखना है कि एनसीईआरटी के अंदर आपको हर चैप्टर का इंट्रोडक्टरी और समरी पार्ट भी पढ़ना होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस में आपको अरिहंत कर सकते हैं, एमटीजी कर सकते हैं, ये बुक्स बहुत अच्छी है, यहाँ पे आपको कई तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये कोई भी नई किताब जहाँ पे आपको अच्छे क्वेश्चंस दिख रहे हैं आप उसको कीजिए एंड बस ये ध्यान रखना कि वहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपके लिए हो। एंड उसके अलावा स्टूडेंट्स आप जो है इन्फिनिटी लर्न टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने क्वेश्चंस को बना के एआई के थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट 2 मंथ्स, ये 2 महीना मार्च और अप्रैल, बेटा ये वो आखिरी लैप्स होता है जब रेस में हम भाग रहे होते हैं ना, तो आप हमेशा देखना जो विनर होता है वो शुरुआत से तेज नहीं होता, वो आखिर में तेज होता है। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको शुरू में भागना नहीं है, शुरू में भी आप भागेंगे लेकिन आप स्पीड को एकदम कंसिस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, बहुत ज्यादा ड्रेन नहीं करेंगे अपने आप को, क्योंकि आपको आखिर में यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत होती है। तो मार्च और अप्रैल आपका एक गेम चेंजर होता है जहां पे आपको ऐसा कंपटीशन अपने सराउंडिंग में दिखेगा, आप खुद चौंक जाएंगे। आपकी क्लास में आपको ऐसे बच्चे दिखाई देंगे कि मैम ये तो कुछ पढ़ भी नहीं रहा था, इसको तो कुछ आता भी नहीं था, ये कहां से टॉपर होने लग गया। यही होता है आखिरी के लैप्स में। तो यहां पे आपको सबसे ज्यादा विगरस, विरोशियस और अनस्टॉपेबल बनना है अगर आपको नीट में सीट लेनी है। तो स्टूडेंट्स इस लास्ट के 2 महीने में आपको नॉन स्टॉप रिविजन्स करनी होगी अपने सारे सब्जेक्ट्स की पीसीबी एंड आपको भर भर के मॉक्स लगाने होंगे, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी होगी, टेस्ट सीरीज आपको फॉलो करनी होगी, मॉड्यूल्स जिस भी इंस्टीट्यूट का आप चाहते हैं कीजिए, बट द थिंग इज यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। सो डे एंड नाइट आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, विरोशियसली आपको जो है यहाँ पे काम करना होगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं अपनी एक मेडिकल सीट सिक्योर कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट के 2 महीने की स्ट्रैटेजी हम आपको बाद में अलग से भी दे देंगे, लेकिन अभी के लिए स्टार्ट फोकसिंग ऑन नाउ। अभी आपको कहां से शुरू करना है उस पे ध्यान दीजिए एंड डेली बेसिस पे पढ़ाई कीजिए। नाउ स्टॉप फॉलोइंग द स्ट्रैटेजीज एवरी मंथ। अब आप स्ट्रैटेजीज को देखना छोड़ दो, बल्कि आज से ही आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फुल ऑन कॉन्सेंट्रेट करके
आगे की तरफ बढ़ो, आगे के बारे में सोचो एंड एकदम हम जो आपको स्टार्टिंग से कह रहे हैं, अब आपको गायब हो जाना चाहिए, मॉन्क मोड आपका अब ऑन हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की, जहां पे ऑलमोस्ट 20 यूनिट्स आपको कवर करने होते हैं और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड करने के बाद थोड़ा बहुत चैप्टर बढ़ जाते हैं। सबसे पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, जो कि कंप्लीटली फॉर्मूला लर्निंग और एप्लीकेशन बेस्ड है, तो इसमें जरूरी है कि आप प्रॉपर अपना एक चैप्टर का फ्लो तैयार करें, सारे फॉर्मूला एक चीट शीट में लिख लीजिए ताकि एवरी टाइम आप रिवीजन के लिए जाएं 5 से 10 मिनट में कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर पाएं। आपका फ्लो क्या होना चाहिए, सबसे पहले पढ़िए मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन जो होता है, जहां पे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, वो यूज हो जाएगा सॉल्यूशंस में। राइट आफ्टर मोल कॉन्सेप्ट आपको सॉल्यूशन पढ़ना है क्लास 12th का। देन रेडॉक्स रिएक्शन, जो आपने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट में सीखा, वो यूज हो जाएगा रेडॉक्स के अंदर। रेडॉक्स के सारे केमिकल रिएक्शंस यूज होते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप सीधे जाएंगे कहां, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ते हैं, दैट इज यूटिलाइज्ड इन केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के बाद में आप आएंगे थर्मोडायनामिक्स के ऊपर एंड फाइनली एक ऐसा इंडिविजुअल चैप्टर जिसका बाकी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप एट द एंड कवर करिए, क्योंकि यहां पर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी और जैसे फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, यहां पर सबसे लास्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिससे शुरुआत होती है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की, क्योंकि वहां सारे एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही अरेंज्ड होते हैं। देन यू हैव टू गो टू केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के बाद आप ब्लॉक केमिस्ट्री पीडीएफ कंप्लीट कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डीएनएफ के राइट आफ्टर शुरू करना है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देन फाइनली जाएंगे प्रैक्टिकल आईओसी यानी प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप लोगों को एसिडिक बेसिक रेडिकल्स के टेस्ट पढ़ने होंगे। वही सब करना जो आपके सिलेबस में दिया है, इधर उधर की चीजें मत कवर करना। नाउ लेट्स कम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप पैरेलली भी रन कर सकते हैं। अपने टारगेट कुछ इस तरीके से बनाइए कि किसी एक वीक में 2 फिजिकल 1 इनऑर्गेनिक, या फिर 1 फिजिकल 1 इनऑर्गेनिक 2 ऑर्गेनिक, इस तरीके से आप डिवाइड करते हुए चलिए। सबसे पहले ऑर्गेनिक में जो चैप्टर शुरू करना है वो है आपका जीओसी, जिसमें आइसोमेरिज्म एंड रिएक्शन मैकेनिज्म साथ ही फिनिश कर लेना, क्योंकि मैकेनिज्म का यूज आने वाला है आपके आने वाले 12th क्लास के सारे चैप्टर्स में। हाइड्रोकार्बन शुड बी द नेक्स्ट चैप्टर। हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, हेलोएरिन, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल, ये सारे ना चैप्टर एक ही फ्लो को फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, यूपीएससी की नेमिंग पढ़ते हैं उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स की, उसके बाद में उनकी प्रिपरेशन, उसके बाद में उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड फाइनली यूसेस। तो सबके अंदर एक ही फ्लो रहने वाला है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। राइट आफ्टर दिस आपका एक चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल, जो आप बायो में भी पढ़ते हैं, तो मोस्टली आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि उन पे पिछले कुछ सालों में सवाल ज्यादा आए हैं। एंड फाइनली कम्स द प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनके दोनों टेस्ट कराए जाते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये जरूर करना है और साथ ही साथ में सेपरेशन टेक्निक सीखनी होती है। चलिए अब समझते हैं कि इस पूरे प्लान को हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, कैसे हमें 20+ यूनिट्स को आने वाले 3 महीने यानी जनवरी तक फिनिश कर लेना है अपने एंड से। तो वी हैव अ 5 मंथ रोड मैप। 5 मंथ्स के अंदर जो कि बचा हुआ टाइम है हमारे नीट 2026 के मेन एग्जाम के लिए, उसमें केमिस्ट्री को एवरीडे 3 आवर्स डिवोट करने पड़ेंगे। अगर आप सभी बच्चे एवरीडे तीनों बैलेंस करके पढ़ते हैं पीसीबी, उस केस में आप 2 से 3 घंटे आप डिवोट कर सकते हैं। अगर आप एवरीडे 2 सब्जेक्ट्स को कवर करना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बायो या बायो केमिस्ट्री, तो उस केस में आप इजीली केमिस्ट्री को 3 से 4 घंटे दे पाएंगे। वीकली मिनिमम 3 चैप्टर को कवर करने का टारगेट रखिए। 3 चैप्टर्स को कैसे कवर करना है, देयर आर 2 थिंग्स। नंबर 1 इज द थियरी पार्ट, अनदर वन इज द प्रैक्टिस पार्ट। तो देखिए, किसी भी पर्टिकुलर केमिस्ट्री के चैप्टर को आप ऐसे डिवाइड कीजिए कि 1 घंटे में उस पूरे चैप्टर के ना शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आपने कहीं पे कोचिंग ज्वाइन की हुई है या किसी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते हैं, तो हमारे जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जाके वहां से डाउनलोड कीजिए और उनका शॉर्ट नोट प्रिपरेशन कीजिए। हर एक चैप्टर के अंदर, जैसे फिजिकल के अंदर सारे फॉर्मूला आपको 1 बाय 1 सीक्वेंसिंग में लिखने और इंपॉर्टेंट नोट्स को नोट डाउन करते हुए चलना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सारे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस और फ्लो और जो निमोनिक्स होते हैं उनको आप राइट डाउन कीजिए। एंड फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस को आप लोग लिख लेना है। डेरिवेशन पार्ट और मैकेनिज्म का पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि नीट के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड या फिर रिएक्शन बेस्ड। वहां पर कोई भी बहुत इन डेप्थ घुस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सो 1 आवर के अंदर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, 1 to 1.5 आवर, एंड रिमेनिंग 1.5 से 2 आवर्स के अंदर आप कीजिए प्रैक्टिस। मेक श्योर कीजिए कि एवरीडे
मिनिमम 45 क्वेश्चंस आप करें। 45 क्वेश्चंस का क्यों टारगेट में दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम के अंदर आपको 1 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे हर एक सब्जेक्ट के। सो मेक श्योर कि आप 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के एवरीडे ट्राई कीजिए, 40 to 50 मिनट्स के अंदर सोल्व करने का, है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस के अंदर आप आएंगे। इसके लिए फिजिकल केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और पी बहादुर बुक आप अप्लाई कर सकते हैं। पी बहादुर या फिर ओपी टंडन कोई भी किताब आप खरीद सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स ट्राई करनी चाहिए। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी रामबाण है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप एनसीईआरटी और एमएस चौहान या फिर ओपी टंडन कोई भी बुक ट्राई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं फिजिक्स की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आपको फिजिक्स से भागना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि फिजिक्स हमसे नहीं होगा, चलो केमिस्ट्री और बायो से कर लेंगे, सोच के देखो फिजिक्स के जो 180 मार्क्स है उसको किए बिना आप कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है। फिजिक्स आपको सपोर्ट करेगा आपकी ड्रीम कॉलेज लाने में, अगर आप फिजिक्स को सही तरीके से करोगे। फिजिक्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा इस बार आपको, लेकिन कैलकुलेशंस कैसे फास्ट करने हैं, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं, उसके ऊपर ध्यान रखना, आपका फिजिक्स बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। शुरू करो फिजिक्स को, जो भी पढ़ो उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्चुअली पढ़ना वो 50 क्वेश्चन रट्टा मारने से बेहतर होता है, ठीक है। क्वेश्चन याद रहे ना रहे, क्वेश्चन पलट सकता है, क्वेश्चन के आंसर्स बदल सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स नहीं बदलते। आप हजारों लाखों सवाल बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड होता है, मिनिमम होता है। और कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स है फिजिक्स में जो रिपीट होते रहते हैं। आपको ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगा, वही सेम कॉन्सेप्ट मैग्नेटिज्म में काम आएगा। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट थर्मल रेजिस्टेंस में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में काम आएगा। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, समझ में आया। आपको ये पता होना चाहिए कि लॉजिक क्या लगता है, लॉजिक वही रहता है, बस फिर टर्म्स बदलती जाती है सिर्फ। तो प्लीज आप अगर फिजिक्स में बहुत अभी तक पीछे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ मोस्ट रिपीटेड टॉपिक करना है। मैं कोई ऐसी लिस्ट नहीं देना चाहता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डेटा बैक्ड वो लिस्ट दूंगा कि भाई ये आपको कर लेने हैं। आपका वो चैप्टर का 80-90% कवर अप हो चुका है, समझ लो। अननेसेसरी टॉपिक्स में आप समय दोगे, आपका ही समय खराब होने वाला है और आपका कॉन्फिडेंस हट जाएगा। आपको लगेगा अरे मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अरे वो जब वो पूछा ही नहीं जाने वाला है वो सवाल, तो क्यों उसमें समय खराब कर रहा है। प्लीज जहां समय का आपका सबसे ज्यादा सदुपयोग हो उसमें समय डालना चाहिए। तो 45 क्वेश्चन आपको करने हैं एवरीडे फिजिक्स के, ये मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। इतने तो तेरे को रोज करने ही चाहिए। अगर इससे कम सवाल कर रहा है ना, आई एम सॉरी बट सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको बताता हूं कैसे करने चाहिए। अगर आप फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो, आपको सीक्वेंसिंग समझनी पड़ेगी कि कौन से सीक्वेंस में कौन से यूनिट कौन से चैप्टर को करना चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट यूनिट शुड ऑलवेज बी मैकेनिक्स फर्स्ट। क्यों? मैकेनिक्स यूनिट एंड डायमेंशन 3 से 4 सवाल दे देता है कई बार। काइनेमेटिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, आपको एटलीस्ट 4 से 5 सवाल दे देंगे। फिर आप आ जाओगे एनएलएम, एनएलएम से 2 सवाल तो पक्के ही है। फिर रोटेशनल डायनेमिक्स 3-4 सवाल, 3 सवाल तो मान ही लो। तो अगर आप मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन तक के सारे चैप्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट से ग्रेविटेशन, इतना पूरा वाइंड अप कर लोगे ना, तो आप मान लो कि फिजिक्स में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके एक मिनिमम 40-50 मार्क्स अभी पक्के हो चुके हैं। ये मैकेनिक्स इतना बड़ा यूनिट है और इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरा 7 वीक का प्लान है। 7 खेमे में मैंने डिवाइड कर दिया, 7 यूनिट डिवाइड कर दिए। हर वीक में 1 यूनिट कंप्लीट करो। मैं आपको अभी भी बताता हूं, सबसे ज्यादा बर्डन आपको ये यूनिट कंप्लीट करने में और ये यूनिट कंप्लीट करने में आएगा। बाकी तो सब आपके लिए लॉलीपॉप होंगे। ये सब जो है ना वो आपको इजी मार्क्स देंगे। ये सारे आपको सबसे ज्यादा दिक्कत मैकेनिक्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट को कंप्लीट करने में आएगी। इसीलिए आप अगर मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन रह जाता है, आप उसको हीट के साथ कर लो या फिर आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ कर लो, जैसे करना है, क्योंकि इसमें तो 2 ही चैप्टर है। ग्रेविटेशन उसके साथ कर लो, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है। मैकेनिक्स कर लो, फिर कोई सीक्वेंस नहीं मैटर करता। बस एक चीज याद रखना, वेव जब करोगे तो उसके साथ में ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट रिलेट हो जाता है। वहां पे वेव्स करने के बाद ही ऑप्टिक्स करना, ये फ्लो आपका बने रहना चाहिए। इस मैकेनिक्स को करने के बाद ही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे जाना है।
क्यों? ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कई सारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपको नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आप जो जब करना चाहो करो। आपको लगता है मेरा अभी मन नहीं कर रहा है कुछ ज्यादा पढ़ने का, एक काम कर, मॉडर्न फिजिक्स उठा, छोटा सा चैप्टर होता है इसमें, हर एक चैप्टर छोटे छोटे, पूरा यूनिट छोटा है लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। ऐसे यूनिट को पकड़ो, ये सबसे हाईली इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये हो गया, फिर मैकेनिक्स में रोटेशनल मोशन हो गया, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाला चैप्टर हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सारे चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आते हैं। तो प्लीज इतना हल्का सा चैप्टर कर लो। इसमें तो 2 ही चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स तो भाई कितना भी करोगे कम पड़ेगा। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे देता हूं, इतना कर लो आपका काम हो जाएगा। जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट में बहुत सारे टॉपिक है, सबसे ज्यादा फोकस आपको इस टॉपिक पे करना है और उससे भी सेकंड आपको जो फोकस करना है वो डायमेंशन याद रखने में कर लेना है। बस ये 2 टॉपिक्स आपने कर लिए। इसमें से पिछले 13 साल के पेपर आप कर लो, आपका 90% क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है कि आप गलत जगह पे फोकस करते हैं। बच्चे रिलेटिव वेलोसिटी सीखने में, यहां मोशन इन प्लेन में भी रिलेटिव मोशन सीखने में पूरा मेहनत कर देते हैं। पूछता ही नहीं है आपको एनटीए, वो पूछते हैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, आप कर रहे हो रिलेटिव मोशन। इसीलिए भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जहां से आते हैं उन टॉपिक्स को फोकस करो। ये कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स के ऊपर से, कंस्ट्रेंट मोशन के ऊपर से। अब देखो ये सर्कुलर मोशन 10 क्वेश्चंस यहां पे पूछा है, ये सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ प्लेन में भी है, वहां पे भी 7 क्वेश्चन है। सर्कुलर मोशन इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे देखना चाहिए। फिर यहां पे देखो आपका वर्क एनर्जी में वापस थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन भी आ जाता है, तो वो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टर्म्स में पूछ लेता है। इसीलिए ऐसे टॉपिक्स को मत छेड़ना, मत आप उसको कहीं पे भी डिस्टर्ब मत करो। वैसे टॉपिक्स आपको करने हैं, सारे ऐसे हाईलाइट किए हुए हैं, वो टॉपिक्स आपके जरूर होने चाहिए। थर्मो और केटीओजी से भागना मत, छोटा सा रह गया ये यूनिट। आपको इसमें से हीट इंजन ये वो सब तो निकाल दिया है, तो छोटा सा यूनिट है। हीट से मत भागना, ऑप्टिक्स से मत भागना, बाकी सब तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, वेव्स आएगा तो ऑप्टिक्स आ जाएगा। आई होप आपको समझा। और भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजीज फॉलो करो जो आपको इस वीडियो में बताई है, और मचा दो भाई।